अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी पे हमने बात करनी है। रूरल सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 है हमारे पास आज, जिसमें हम रूरल इकोनॉमी को बेस बना के चलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम रूरल इकोनॉमी को थोड़ा-सा समझेंगे कि ये किस चीज़ पर बेस कर रही है और मतलब उसका इंट्रोडक्शन एक देखेंगे। उसके बाद उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे और उसके बाद हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द रूरल इकोनॉमी रेफर टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इन रूरल एरियाज। ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो रूरल एरियाज में होती हैं, उन पर ये बेस कर रही होती है। सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल हैं। एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग है, मीनिंग है एंड अदर इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज है। ठीक है, और भी कई इंडस्ट्रीज हैं और जो सर्विसेज हैं, मिनी इंडस्ट्रीज हमारे पास वो छोटे पैमाने पर इंडस्ट्रीज का भी रुझान पाया जाता है और भी डिफरेंट सर्विसेज हैं जिन पर इकोनॉमी, रूरल एरियाज की इकोनॉमी बेस कर रही होती है। और यही जो इकोनॉमी है, ये उसकी सारी मतलब जो ज़राए हैं, इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं, तो यही क्या है, रूरल इकोनॉमी है। ठीक है, उसके बाद हमने रूरल इकोनॉमीज यूजुअली हैव अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू द अर्बन इकोनॉमीज। ठीक है, अगर हम अर्बन इकोनॉमी से इसे कंपेयर करें, उसको मवाजना करें, तो इसकी काफ़ी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अलग खसूसियात की ये हामिल है। रूरल कम्युनिटी जो है, रूरल सोसाइटी जो है, ठीक है, रूरल उसकी रूरल इकोनॉमी इसकी जो है, उसके काफ़ी डिफरेंट है। और उसको इम्पोर्टेंट ऑफ द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द रीजनल डिफरेंसेस, वेदर पैटर्न, लोकल डेमोग्राफिक एंड कल्चरल फैक्टर्स। मतलब ये चीज़ें डिफरेंट होती रहती हैं, इस पर कई चीज़ें बेस कर रही होती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी कर रहे होते हैं, कल्चरल फैक्टर, ये सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं और ये चेंज हो रही होती है। उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं। हियर आर सम फीचर्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी के मंदरजे झैल फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्रीकल्चर डोमिनेंस। एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है। एग्रीकल्चर इसकी जो मेन मतलब जिसकी जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत से जो काम कर रही है रूरल सोसाइटीज की इकोनॉमी में, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में हमारी जो मवेशी पालना, फसलें उगाना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। डिपेंडेंसी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, रूरल इकोनॉमी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसा कि दरख्त हैं। ठीक है, ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। फसलें हैं, ठीक है, और बारिश का आना, ये अभी देखें ना, मैं आगे जब इन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो फिर देखेंगे। अभी वन बाय वन इनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीजनल पैटर्न है, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, हम देखते हैं पहला एग्रीकल्चर डोमिनेंस। एग्रीकल्चर इस पे क्या है, डोमिनेंट है। हम देखते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी में हमने सारी रूरल सोसाइटी को पढ़ा है, उसमें एग्रीकल्चर को हमने हर वक्त सर फहरिस्त देखा है। रूरल सोसाइटी के, रूरल कम्युनिटी के लोगों की जब भी हमने बात की है, तो वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर को सर-ए-फ़हरिस्त पाया है। एग्रीकल्चर वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई थी, ठीक है? उसने डोमिनेंट थी। तो एक जहाँ पे एक प्रोफ़ेशन है ज़्यादा, जहाँ पे डोमिनेंट है एक प्रोफ़ेशन, एक चीज़ जो है डोमिनेंट है और वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज़ हैं, तो वो उनकी जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी किस चीज़ पर बेस करेगी? एग्रीकल्चर पे, उसी पे ही बेस करनी है ना। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है अपने रिसोर्सेज के हवाले से, मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज के हवाले से। और हम देखते हैं कि हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटी है ना, बुनियादी जो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो एग्रीकल्चर ही है। जो कोई कुछ काम करे ना करे, हमारे जो देहात हैं, वो लोग, देहाती लोग जो होते हैं, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से तो वो कनेक्टेड होते ही होते हैं। एग्रीकल्चर कैन टेक मैनी forms including the subsistence farming, cash crops, cultivation and livestock caring। ठीक है, कैश क्रॉप्स हैं
ठीक है, वैसे भी फार्मिंग है या कोई जो लाइव स्टॉक रेयरिंग है, जानवर पालना, ये सारी चीज़ें किस में शामिल होती हैं? एग्रीकल्चर में शामिल होती हैं। उसके डिपेंडेंसी ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के साथ-साथ जो इसकी इकोनॉमी बेस कर रही होती है, नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज में लैंड आ गई, वाटर आ गया और जंगलात आ गए, ये सारी चीज़ें क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इन पे जो रूरल सोसाइटीज़ की जो इकोनॉमी है, वो बेस कर रही होती है। लोग इन जो रिसोर्सेज हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करके अपना गुज़र-बसर कर रहे होते हैं। और फिशिंग इंडस्ट्रीज हैं एंड एनी डिस्टर्बेंस एंड चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स एंड और नेचुरल डिजास्टर कैन सिग्निफिकेंटली, ये जो सारी नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कोई भी किसी किस्म की कोई गड़बड़ होती है ना, तो वो किस चीज़ को बेस करती है? ऑटोमेटिकली उनकी इकोनॉमी को बेस करती है। क्योंकि हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक बंदा है, उसकी दुकान है उसकी, तो उसने वो जो सारा उसका है, उसी शॉप से खाना-पीना का जो उसका सामान है, उसकी जो सारी मतलब जो बेस थी, जितना घर का जो निज़ाम चला रहा था, वो उसी शॉप से ही चला रहा था। तो अगर उसी की दुकान से चोरी हो जाती है, दुकान गिर जाती है, तो उसका क्या सारा सिस्टम गया, ठप हो गया। तो वो क्या हुआ कि इसी तरह अगर उनके नेचुरल रिसोर्सेज़ के साथ किसी भी किस्म की गड़बड़ हुई, तो वो उनकी इकोनॉमी भी, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी उस दुकानदार की तरह गायब हो गया, खराब हो गया। ठीक है। सीज़नल पैटर्न्स, ठीक है, हम देखते हैं कई फसलें होती हैं हमारे रूरल एरियाज़ में, जैसा कि चने की फसल बड़ी अहम समझी जाती है, ख़ास तौर पे थल के एरियाज़ में। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर बारिशें नहीं आई, तो वो क्या हुआ, गई। चने की फसल अपनी एवरेज नहीं देगी, उनकी जो इकोनॉमी है वो खराब हो गई, जो उनका सारा जो निज़ाम था वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अगर फसलें तैयार थीं, फसलें पकी हुई थी और ज़्यादाबारी हो गई, बहुत ज़्यादा बारिशें आ गई जिसकी वजह से फसल खराब हो गई, तो ये क्या हो गया, फसलें असल हम कोई भी फसल बोई जाती है ना, तो उसके काटने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो वो उसका सीज़न, हमारे पास देहातों में ये लफ्ज़ यूज़ भी होता है कि सीज़न पे यार ये चीज़ हम आपको देंगे, ठीक है? ये कोई किसी चीज़ से कोई बंदे से उधार ले रहे होते हैं, तो यार सीज़न के बाद कर लेंगे, इसका जो हिसाब-किताब है सीज़न के बाद कर लेंगे। तो वो क्या होता है, उसका उनका सीज़न यही होता है कि जो फसल उन्होंने उठानी है, उसके बाद वो उनको चीज़ें पैसे वापस कर देंगे, या उनसे जो लेन-देन है, कोई अगर नेक्स्ट कोई स्टेप स्टार्ट करना है, तो वो उनका सीज़न वही होता है, जो उनकी फसलें होती हैं, जो उनका निज़ाम उन्होंने सेटल किया होता है, वो उनका सीज़न होता है। सीज़न में एक और बात भी, हम कुर्बानी के लिए जानवर पालते हैं, कुर्बानी का ये भी एक सीज़न होता है, जब उनके जानवर बिकने होते हैं। मतलब उनका सीज़न ये होता है कि एक टाइम होता है स्पेसिफिक जिनमें उनके पास पैसा आना होता है, ठीक है? और वो कुर्बानी के जानवर अब उसने पाले हैं, तो उसको बेचेगा, ऑटोमेटिकली उनके पास पैसा आएगा और इनके वो इकोनॉमिकली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इनका क्या है, सीज़नल पैटर्न पे बेस करता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन क्या होता है, लिमिटेड होती हैं। रूरल सोसाइटीज़ के हम देखते हैं कि एक एरिया है ना, तो उसकी तादाद जो वहाँ पे का पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे रिसोर्सेज़ कम दिए जाते हैं, बिकॉज़ के पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, इसकी वजह से क्या, रिसोर्सेज़ वहाँ कम और सहूलियात इतनी ज़्यादा, फिर कोई कंट्री इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो कि वो हर विलेज को भी उस तरह की सहूलियात दे सके कि जो एक अर्बन एरिया को दी हुई हैं, तो वो तभी तो दे सके। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है, जिस तरह, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम इस तरह नहीं होता कि जब भी कोई बड़ा काम होता है, कोई भी एक फ़र्ज़ या एक हेल्थ की मिसाल ही ले लें, तो एक मरीज़ होता है, उसे कोई थोड़ी बड़ी बीमारी लाहक होती है, हम फ़ौरी क्या करते हैं, तहसील हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ रुजू करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास सहूलियात का ये लिमिटेड और उसी सहूलियात जो कम है, तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्या होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, और अब एम्प्लॉइज़ की जब ये सहूलियात ही नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्या होंगी, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं या कम होती हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है, ये है कि मैनी रूरल इकोनॉमीज हैव द रिस्पॉन्ड टू चैलेंज बाय द इनोवेटिंग एंड डेवलपिंग न्यू अप्रोचेस टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, एंड दिस कैन इंक्लूड द leveraging टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ये क्या है, तब्दीलियां आ रही हैं, डेवलपमेंट आ रही होती है कि ये वक्त के साथ साथ किस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ किस तरह आ रहे हैं, उन्होंने किस तरह से एक एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री की तरफ डेवलप हुए, उन्होंने अपनी कुछ तब्दीलियां की जो उनकी इकोनॉमी को अब छोटे पैमाने की जो इंडस्ट्री है वो भी उनकी इकोनॉमी का एक मतलब मेन स्ट्रक्चर है, एक मेन पिलर है, ठीक है। तो इसमें वो यही बात कर रहा होता है कि ये वक्त के साथ साथ उन्होंने तब्दीलियां की हैं, और इसको हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन में कहता है, इन कंक्लूजन द रूरल इकोनॉमी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मैनी रीजन्स ग्लोबली, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि ये रूरल इकोनॉमी है तो बहुत ज्यादा एक अहम किरदार अदा करती है ग्लोबली। अंडरस्टैंडिंग the specific characteristics and challenges of the rural economy is critical to the design policies and promote। इस चीज को समझना, रूरल इकोनॉमी को समझना और उनकी जो मसाइल हैं इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अब पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 60% के करीब जो पॉपुलेशन है हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से अगर हम रूरल एरियाज की जो ये मुश्किलात हैं हमारी, तो इनको हम अगर बैक में देखें तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पे रूरल एरियाज के जो लोग हैं उन पे फोकस ही नहीं किया जा रहा। उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब उनका ही तबाह है, यहाँ पे खाद लेने के लिए भी किसान बेचारे यहाँ पे लाइनों में लगे हुए होते हैं, तो वो अपनी फसल की क्या केयर करेंगे। उनको जब रिसोर्सेज ही पूरे नहीं किए जा रहे तो उन्होंने क्या करना है, वो हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है ना, ठीक है। और इनको मैनेजमेंट इनकी करना, इनको समझना, इनके मसाइल को देखना, इन पे रिसर्चेस करना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये और इसके लिए प्रॉपर अगर प्लानिंग एक एक कंट्री जो है अपनी इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने रूरल एरिया के जो पीपल हैं उनको देखना होगा कि उनके क्या मसाइल हैं, उनके लिए एक मनसूबाबंदी करनी होगी। यही आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने रूरल इकोनॉमी को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।